आज हम एनसीईआरटी बुक की कक्षा 10 की मैथ की सभी उदाहरण देखेंगे। इस चैप्टर में इसमें हम बुक के सारे जो उदाहरण दे रखे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो पहला उदाहरण देखते हैं। प्रश्नावली पहली है वास्तविक संख्याओं में। पहला उदाहरण भी दिखाया नहीं है। पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 5 है यार, तो गड़बड़ हो गई है। देखते हैं कौन सा उदाहरण हमसे बच गया जो हमें अभी तक नहीं मिला। प्रमेय हो गई। प्रमेय पहला उदाहरण है 402 और 12,576 का HCF न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो HCF क्या होता है? HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि दोनों संख्याओं में कॉमन हो, वह उस संख्या का HCF होगा। 452 और 1276 का HCF अपन को ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो कॉपी निकाल लीजिए। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या है 12,576, 12,576 में किसका भाग देंगे? तो जो छोटी संख्या है 452, 452 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 देते हैं। 452 गुणा 3, 6 2 तिया 6 और 6 3 पंजू 15 का 1 और ये 4 तिया 12, 12 156 हो गया। 12 156 0 2 और यहाँ पे कितना बच गया? 420 बच गई। अब यहाँ पे लिख देते हैं 12,576 गुना 452 गुना 3 बार भाग गया है और यहाँ पे शेषफल कितना है? 420। अब दूसरी संख्या है 452 में जो शेषफल आया है 420, इसका भाग देंगे। 420 का भाग देंगे 42 हो जाएंगे। तो इससे एक कम का भाग देते हैं। 420 गुणा 9, 420 गुणा 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 9 2 नाम 18 हासिल 1 9 चौक 36, 36 और 1 37, 3780 होएगा। 3780, 3780 को 452 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 2। 15 में से 8 गए कितना बचा? 7। 8 यहाँ हो गया। 10 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा? 276। तो 452 में अगर 420 का भाग 9 बार दे तो कितना शेषफल बचेगा? 276। अब इसी प्रकार 420 में भाग देंगे 276, 27 2 54 होता है, इसलिए भाग कितना जाएगा? एक बार ही जाएगा, 272 ही जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें शेषफल कितना बचेगा? 8। यहाँ पे 8 हो गया। 8 में से 4 48 और 148 शेषफल बच जाएगा। तो इससे क्या देखा है कि 272 420 में अगर 272 का भाग एक बार दें तो कितना शेषफल बाकी रह जाएगा? 148 शेषफल बाकी रह जाएगा। इसी प्रकार 272 में 148 का भाग 272 भाग 148, 148 12 में से 4 और यहाँ पे बच गए 5, 5 में से 2 24 और 124 शेषफल बचेगा 124। अब 148 में 124 का भाग देंगे कितनी बार? 2 बार। 124 148 में 124 का भाग देंगे कितना बचेगा? 124, तो बचेगा भाग 24 प्लस 24। अब 124 में अगर दोबारा 24 गुणा 5 करेंगे कितना शेषफल बचेगा? 24 गुणा 5 कितना होता है? 120, 120 के बाद शेषफल बचेगा 4। अब 24 में अगर 4 का भाग देंगे तो 4 गुणा 6 प्लस 0, जहाँ पे 0 शेषफल बचेगा उसमें ये संख्या देखेंगे कि कितनी संख्या है। तो इसका HCF कितना आएगा? HCF 12,576 और 452 का HCF कितना आ गया? 4 का HCF आ गया इसका। यही न्यूक्लिड एल्गोरिथम विधि है। दूसरा है उदाहरण दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 2। तब न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम में से किसी पूर्णांक q बराबर 0 के लिए a बराबर 2q प्लस r, जहाँ r बराबर 0, r बराबर a, क्योंकि 0 r इक्वल टू 2 इसलिए a बराबर
2q और a बराबर 2q प्लस 1 है। यदि a बराबर 2q हो तो यह एक संपूर्णांक है। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस के रूप का होगा। अगला देखें, उदाहरण दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। आइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक a लेकर प्रश्न को हल करना प्रारंभ करें। हम a और b बराबर 4 में विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करते हैं। चूँकि 0 इक्वल टू r1 ग्रेटर देन 4, इसलिए संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3 है। अर्थात a बराबर 4q प्लस 4q2 प्लस 4q प्लस 3 का रूप हो सकता है, जहाँ q भागफल है। चूँकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए a यह 4q प्लस के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस व 4q प्लस 3 का रूप होगा। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 4। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इसी काम के लिए प्रत्येक ढेरों में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो इसमें हमको देख लिया कि ये समान रखना चाहती है, तो समान किस निकालने क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दो संख्या है 420 और 130। 420 और 130। अब 420 में अगर 130 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30, 13 तिया 39, 390 हो जाएंगे। 390 में से शेषफल कितना बचेगा, 30। ऐसे ही 130 में अगर 30 का भाग देंगे, 4 बार देंगे तो कितना आएगा, 120। 120 में शेषफल कितना बचेगा, 10। अब यहाँ पे संख्या है 30। 30 में अगर 10 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3, और संख्या कितनी आ जाएगी, 0। तो ये संख्या हमको ज्ञात करनी थी। तो ये संख्या क्या आई है, 10। ये संख्या आई है 10। तो इसमें न्यूनतम स्थान कितनी आएंगी, 10। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। ज्ञात कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यदि किसी n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। 4n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। ये संभव नहीं है, क्योंकि 4n 2n इस प्रकार 4n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता में यह निश्चित कराती है कि 4n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगी। उदाहरण नंबर 6 के बारे में देखेंगे। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब अभी तक तो हमने न्यूक्लिड एल्गोरिथम की वजह से HCF ज्ञात किया था। अब हम ये देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3, और ऐसे ही 20 का गुणनखंड करेंगे तो 10 का 5 और 5 दूनी 10, 10 और 20। तो इस सब में सब क्या कॉमन क्या रहा है, इसका HCF तो होगा 2, क्योंकि इनमें कॉमन आ रहा है। ऐसे ही LCM देखेंगे कि जो संख्या ज़्यादा आ रही है 2 गुणा 2, तो ये 5 और ये 3, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 4, 4 पंजू 20, 20 दिया 60 है। इसका LCM आ जाएगा 60, आ गया 60। अब ये ध्यान देने योग्य बात है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल तो HCF होगा, तथा संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणन की सबसे बड़ी घात का गुणनफल LCM होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। अब 96 है, 96 के अपन को सबसे पहले हमको टुकड़े करने हैं। अब 96 का टुकड़ा होगा 48, 48 के बाद होगा 24, 24 के बाद होगा 12, 12 के बाद होगा 6, 6 के बाद होगा 3 और 3 का 3। 402 का गुणनखंड करेंगे 202, 202
का गुणनखंड कितना होगा 101। अब 101 में देखेंगे कि किसका भाग जाता है 7 का भाग जाता है 7। पहले 3 का देखेंगे 3 का नहीं जाता 7 का हो जाता है 7 एकम 7 7 तिया 21 बच गए 13 13 7 91 होते लेकिन 13 7 एकम 7 31 7 का भी नहीं जाता 101 में। तो 101 में भाग किसका जाएगा ये देखिए कि 3 का भाग नहीं जाता 5 का भाग नहीं जाता 6 का भी नहीं जाता 7 का 8 का भी नहीं जा रहा 9 का भी नहीं जाएगा 10 का भी नहीं जाएगा 11 का भी नहीं जाएगा 12 का भी नहीं जाएगा 13 का भी नहीं जाएगा 14 का भी नहीं जाएगा 15 का भी नहीं जाएगा 16 का भी नहीं जाएगा 17 का भी नहीं जाएगा 17 पंचो 85 83 का 102 होता है 18 का भी नहीं जाएगा 19 का भी नहीं जाएगा 20 का 21 का 22 का 23 का 23 69 23 चौक 23 69 23 चौक 92 24 का 25 का 26 का 27 का 28 का 29 का ये तो भाग नहीं जा रहा 101 में 101 में भाग जाएगा ही नहीं किसी का 101 में 101 का ही भाग जाएगा यहाँ पे 101 लिख दिया अपन ने। उसके बाद अब ये देखेंगे इनमें कॉमन क्या रहे तो कॉमन तो HCF तो कॉमन आ गया 4 और LCM देखेंगे 2 2 ये 5 यानी 32 गुणा 3 और 101 ये इसका LCM आएगा। अब 32 गुणा ये हो गया 32 और ये 32 और गुणा 3 और 6 9 ये इसका LCM आ गया समझ में सबको। हाँ अब तो अगला है 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM इस ऐसे ही है इसका HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं उदाहरण नंबर है 9 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम इसके विपरीत मान लें कि अंडर रूट एक परिमेय संख्या है अर्थात हम ऐसे दो गुणनखंड a व b प्राप्त करते हैं कि अंडर रूट 3 बराबर a/b है। यदि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर a और b को सह अभाज्य बना सकते हैं। b√3 बराबर a है। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर पुनः व्यवस्थित करने पर 3b² बराबर a² प्राप्त होता है। a² 3 से विभाजित है इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 3a को भी विभाजित करेगा। अतः हम a बराबर 3c लिख सकते हैं जहाँ से एक पूर्णांक है। a के इस मान को 3b² a² में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है 3b² बराबर 9c²। b² बराबर 3c²। इसका अर्थ है b² 3 से विभाजित हो जाता है इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा b भी 3 से विभाजित होगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b से अभाज्य है। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। √3 एक परिमेय संख्या है अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना ही इसमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि जैसे इन सवालों में जो थ्योरी के सवाल है अगर थ्योरी के सवालों में आप थ्योरी नहीं लिखेंगे तो इनको रटना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी चीज़ याद नहीं होगी कि इसमें लॉजिक नहीं है कोई भी लॉजिक नहीं है इसमें। दर्शाइए 5√3 ये ऐसे ही इसके विपरीत मान लेते हैं हमारी परिमेय संख्या से अभाज्य संख्या a और b ज्ञात करते हैं। 5√3 a और √3 इनको छोड़िए ये थ्योरी के सवाल है मेरे को भी आज तक इतने समझ में नहीं है। अब हम देखते हैं उदाहरण अगला उदाहरण हो ही गया। ये पहला चैप्टर क्लियर हो गया है। पहले चैप्टर के हमने सारे उदाहरण अभी तक देख लिए। अब दूसरे चैप्टर के उदाहरण हम देखेंगे अगली कक्षा में। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।